है ना। यानी क्या है, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर कांस्टेंट रहता है। ये क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। ये अपन लोग 1 and 2 लिख सकते हैं, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसका मतलब होता है पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। यानी इसका मतलब अपवर्तनांक सबके होते हैं लेकिन सापेक्ष लिए जाते हैं। ठीक है, मान अपवर्तनांक का मान सबके लिए होता है, सभी माध्यमों के लिए होता है, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष लिया जाता है। ठीक है, वायु के लिए अपवर्तनांक जो रहता है वो 1 रहता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब 1 से जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब वो वस्तु उतना ही सघन रहेगी। अब एक बात पूछने की है कि यहाँ पर तुम्हें ये देखना होगा कि ये किरण मैंने ऐसे जा रही थी, मैंने इधर को ही मोड़ी है, इधर क्यों नहीं मोड़ी, इधर भी तो मोड़ सकता था ना, है ना। तो उसका क्या कारण है, उसका ये है, देखो पहले माध्यम पढ़ेंगे हम, है ना। माध्यम में 2 होते हैं, एक तो होता है सघन, एक विरल, है ना। ये दोनों तुलनात्मक शब्द हैं। तुलनात्मक का मतलब समझ रहे हो कैसे हैं, जैसे मैं कहूँ कि ये एक लाइन खींच दी तुम्हारे सामने, ये ए बी। अब मैं तुमसे पूछूँ ये लाइन लंबी है या छोटी है, तो कैसी ये लाइन है, लंबी छोटी दोनों है। लंबी छोटी मतलब दोनों कैसे, देखो क्योंकि बता नहीं सकते, जब तक नहीं बता सकते जब तक हम दूसरी कोई लाइन ना खींच दें इसके पास। अब बता सकते हो कि ये लंबी हो गई। अभी मैं कहूँगा यहाँ पे लो, इसी लाइन को मैंने और बड़ा कर दिया तो क्या कहोगे, ये छोटी हो गई, है ना। तो इसी तरीके से सघन और विरल होते हैं। ठीक है, एक तुलनात्मक शब्द होते हैं ये दोनों। एक माध्यम, जो दूसरा माध्यम सामने होगा तभी हम बता सकते हैं कि कौन सा सघन है और कौन सा विरल है। ठीक है, अब जैसे हवा है, हवा के अणु दूर दूर रहते हैं और पानी के कैसे रहते हैं, पास पास रहते हैं। तो पानी कैसा हो गया, सघन हो गया, और हवा कैसी होगी, विरल। अब पानी के साथ कांच ले लो तो पानी फिर विरल हो जाएगा और कांच कैसा हो जाएगा, फिर कांच के साथ हीरा ले लो तो कांच विरल हो जाएगा और हीरा सघन हो जाएगा। जितना कड़ा होगा, जितने अणु पास पास रहेंगे वो चीज़ उतना ही सघन हो जाएगी, है ना। तो विरल और सघन माध्यम रहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें प्रकाश की किरण का जो अपवर्तन होना है, अगर विरल से सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है तो अविलंब की ओर झुकती है किरण। ठीक है जी। तुम कौन सी क्लास में हो, हाई स्कूल में ना, तुम्हारे में भी है ना, विज्ञान में ये है। ठीक है, पहला ही चैप्टर तो क्या होता है, विरल से अगर सघन में जाती है कोई किरण प्रकाश की तो क्या करती है, अविलंब की तरफ थोड़ी मुड़ जाती है। अगर यही उल्टा होता, सघन से विरल में करते, है ना, तो ये यहाँ पे मैंने ये जो सीधी जा रही थी इससे मुझे इधर हटानी पड़ती इसको, है ना, इधर हट देते। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया कि कहाँ पे आरे खींचना है, हमें पता होना चाहिए सघन और विरल क्या है। फिर विरल से सघन में जा रही है तो हम आरेख बनाते समय क्या करेंगे, अविलंब की ओर झुकाएंगे किरण को। अगर सघन ऊपर लिया गया है, किरण नीचे सघन से विरल की तरफ कर रहे हैं तो हम उसे अविलंब से दूर हटाएंगे किरण को। ठीक है, ये हमारा सघन और विरल का रह गया। ये दोनों नियम हो गए अपवर्तन के हमारे, है ना। अब इस दूसरे नियम को हम इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। अगर ये आए कि स्नेल का नियम क्या है तो ये अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसे ही स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, अब अपवर्तनांक पे चलते हैं। अपवर्तनांक में क्या है, दो देखो, एक तो निरपेक्ष लेते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा क्या होता है, सापेक्ष। दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, सापेक्ष अपवर्तनांक। दो हैं अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि गाढ़ा कितना है वो, सघन कितना है वो, पहले के सापेक्ष दूसरे का मान, है ना। अणु सघन है या विरल है ना, वो देखते हैं। निरपेक्ष का मतलब है हवा के सापेक्ष लिया जाता है। हवा का अपवर्तनांक जो निर्वात जिसे हम कहते हैं उसका अपवर्तनांक 1 माना जाता है। n बराबर उसका मान कितना रहता है, 1। ठीक है, तो इसके सापेक्ष लिया जाएगा दूसरे का, तो वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष। यानी इसका मान होता है, जैसे हवा n निकालें, पहले में a है और दूसरा कोई एयर हो गया, एयर के सापेक्ष किसी का भी ले लें, AN(x) ले लें, x का मतलब कुछ भी हो सकता है, उसका लेंगे तो क्या होगा, प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में जिसका लिया गया उसमें प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में जिसका हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है कि हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा
उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें अपवर्तनांक की गणना कर रहे हैं, कि दोनों चालों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब सापेक्ष का बात क्या है, यहाँ से एन ही मैं लिख देता हूँ, केवल एन भी इसे डिनोट कर सकते हैं क्योंकि एयर का एक ही रहता है। ठीक है, इसलिए अब एन बराबर सी अपॉन वी हो गया, है ना। अगर प्रकाश वी निकालना है, वी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन एन हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। देखो वी यहाँ आ जाएगी तो एन यहाँ बन जाएगी, है ना। वी बराबर सी अपॉन एन भी निकाल सकते हैं। सापेक्ष का होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में निकालना। जैसे अब मान लो कि एन एक्स ले लो, हाँ कोई ले लो, जैसे एक माध्यम के सापेक्ष निकाल लो, पहला माध्यम है कोई और दूसरा है, तो 1 and 2 पहले के सापेक्ष दूसरे में निकालना है, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बट्टे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निरपेक्ष जो सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो V1 बटे V2 हो गया, ये इस तरीके से सापेक्ष है। अब यहाँ पे देखें, देखो V1 का मान यहाँ से रखेंगे, V1 हो गया C बट्टे N1, यहाँ रख सकते हैं C बट्टे N1, इसी से इससे देखना है। ठीक है, क्योंकि V1 बट्टे N1 कर सकते हैं, यहाँ पे C का मान तो कोई मतलब ही नहीं है, C तो निश्चित रहता ही है, और यहाँ पे C बट्टे N2 V2 की जगह, तो N2 ऊपर पहुँच गया, C से C कट गया, तो क्या हो जाएगा N2 बट्टे N1, यानी 1 N2 का मान इसका मतलब क्या हो गया, N2 बट्टे N1 भी होता है। ठीक है, एक तो ये है ही है, एक समीकरण इसे मान लेता हूँ, दो इसे मान लेता हूँ। अब देखो दोनों 1 N2 के मान है, तो इसका मतलब V1 बट्टे V2 बराबर N2 बट्टे N1, इसका मतलब ऐसे गुणा कर दूँ तो N1 V1 बराबर N2 V2, है ना। अब एक बात देखेंगे, अगर जहाँ ऐसी कंडीशन आ जाती है N1 V1 बराबर N2 V2 बराबर N3 V3, उसका मतलब होता है N और V का गुणा हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहेगा, है ना। इस कांस्टेंट को NV बराबरी क्या बोलते हैं, C। यहाँ से ही पता चल रहा था, NV बराबर C, यहीं से तो पता चल रहा है, V का गुणा N में करोगे तो NV बराबर C, यहीं से पता चल रहा था। यानी इसका मतलब है किसी वस्तु का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का, वस्तु नहीं कहेंगे, माध्यम का अपवर्तन तथा उसमें प्रकाश की चाल का गुणा वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हो गया, अभी तुम्हारे में थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी रुको, अब है देखो, इससे एक और चीज़ निकाल लेते हैं, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का भी मान निकाल सकते हैं ना। जैसे कोई द्रव है ना, तो द्रव में मान लो कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर, है ना। अब आप यहाँ से आँख से देखेंगे तो आपको वो यहाँ दिखाई देगी, थोड़ी ऊंची दिखाई देती है जी, देखना कभी भी, है ना। ऐसे लगता है सतह पे पानी बाल्टी में और सिक्का पड़ा हुआ हो सतह पे, तो उसे देखेंगे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यहीं पास में ही, जब ऊपर उठाओ तो लेकिन हाथ घुसाओगे तो नीचे डालना पड़ता है, ये तो बहुत गहरा है ना। तो वास्तविक जो गहराई होती है वो उसको हमें पता नहीं चल पाती है। आभासी गहराई जो ऊपर लगती है, हमें थोड़ा उठी हुई लगती है ना, उसका कारण ही क्या है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है क्या होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अरे सीधी सी बात है, हवा में कोई अड़ू नहीं आता तो प्रकाश आसानी से चला जाएगा। तुम अगर हवा में दौड़ोगे तो कितना तेज़ दौड़ लोगे, और पानी में दौड़ने के लिए बोला जाए तो उतनी तेज़ दौड़ लोगे। पानी में तुम यहाँ तक अपने शरीर को करके, और तुम 100 मीटर भी चल के दिखा देना मुझे, आधे घंटे नहीं चल पाओगे, है ना। देखा होगा कुंडी वुंडी में कभी नहाए हो तो देखा चल के बिल्कुल नहीं चला जाता है ना, ऐसे ऐसा लगता है पता नहीं क्या। तो क्यों क्या है, तो पानी के अणु जो पास है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, आगे जाने नहीं दे रहे ना, इतना भीड़ भाड़ है उनके अणुओं की। वही प्रकाश के सापेक्ष भी तो होगा, प्रकाश के साथ होगा कि नहीं ये घटना जी, प्रकाश भी तो चल रहा है। तो प्रकाश जब चल रहा हवा में चलेगा तो तेज चलेगा, और किसी अन्य माध्यम में जाएगा तो धीरे हो जाएगा कि नहीं। तो सब में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होगी, कांच में अलग होगी, जल में अलग होगी, हीरे में अलग होगी, और हवा में अलग होगी, यानी हवा में सबसे तेज होती है ना। तो इसी तरीके से क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो ये वाली जो वस्तु यहाँ थी वो हमें कहाँ दिखाई देती है, यहाँ दिखाई देगी, थोड़ा ऊंचा दिखाई देगी, है ना। तो इसके लिए जो आभासी गहराई है वो H मान लो, ये और ये कैपिटल
एच वास्तविक वास्तविक ऊंचाई है ना। तो आभासी ऊंचाई जो है वो या तो अपवर्तनांक का मान निकालें, एन बराबर हमारा जो निकालते हैं वो एच बट्टे एच होता है, यानी उस पदार्थ का, उस माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो उसकी वास्तविक गहराई और उसकी आभासी गहराई के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे उसकी आभासी गहराई निकालेंगे तो वास्तविक गहराई बट्टे अपवर्त हो जाएगा ना, एच यहाँ ना, तो एन यहाँ पर। ये थोड़ा बता दे रहा हूँ ये एक्स्ट्रा में, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आएगा इसका ऐसा, है ना। और देखो विस्थापन अगर कितना है, इसमें कभी जो क्या है वास्तविक आभासी लंबाई पूछेगा तो उसका अपवर्तनांक दिया होगा। हाँ दे रखा होगा। तो ऐसे क्या, ऐसे थोड़ी पूछ लेगा, तुम्हें कुछ भी न दे वो पूछ ले, तो पहले क्वेश्चन चीज़ तो देना पड़ेगा उसे। कोई क्वेश्चन तभी तो सॉल्व करवा सकता है जब एक चीज़ नहीं दे रखा हो, बाकी चीज़ दे रखी हो, है ना। तो ऐसे थोड़ी कह देगा कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं हो, क्या इसे निकाल के देगा, ऐसे थोड़ी कह देगा। सारी कंडीशन दे के चलेगा, है ना। थोड़ा घुमा देता है क्वेश्चन का, मतलब यही रहता है। अब देखो इसको अगर हम विस्थापन निकाल के देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस एच, है ना, माइनस एच, h माइनस एच यही तो रहेगा। और स्मॉल h का मान क्या है, h बट्टे, ये निकाल लिया जी। इसे h बट्टे n लिख दें, h कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 अपॉन n। विस्थापन की बात करें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब x का मान निकालना, ठीक है। इस तरीके से ये है। अपवर्तनांकों के बीच संबंध दे रखा है, के बीच संबंध, ठीक है। देखो मैं इस तरीके से चित्र बनाता हूँ। ऊपर पहला माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है, ये अभिलंब है, ठीक है। यहाँ से भी प्रकाश की किरण ले लेता हूँ, है ना, जी। इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल क्या है, आई। तो वो ऐसे न जाने के चक्कर में कैसे जाएगी, थोड़ा सा तिरछी होगी ऐसे जी। अगर ये सघन है तो इधर मुड़ जाएगी जी। ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब हम पहले के 1 and 2 पहले के सापेक्ष दूसरा निकालें तो साइन आई बट्टे साइन आर होगा जी, ठीक है। चित्र अब अपने आप बना सकते हो तुम, बना के इसके बारे में लिखना। मानना कोई अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी है ना, एक और दो माध्यम है। जैसे पहले माध्यम से अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होती है, अवलंब की ओर थोड़ा झुक जाती है। अपवर्तन कोण आर है, आपतन कोण क्या है, आई है। तब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बट्टे साइन आर। अब सेम उल्टा करें हम इसे, इस माध्यम को यहाँ से दूसरा ले लें तो ये हो गया साइन आर। इधर से अब देख रहे हैं हम, तो आई की जगह ये आर हो जाएगा, इसे लेंगे, और आर की जगह आई हो जाएगा, तो 2n1 लिखा जाएगा, है ना। विपरीत देखने पर, है ना, विपरीत अवस्था में देखेंगे हम तो क्या रहेगा। मान लो कि ये माध्यम ऊपर है, हम यहाँ से ले रहे हैं, उल्टा कर दिया ये, तो ऐसे मुड़ेगी, अपलंब से दूर हटेगी, है ना, ऐसे जानी चाहिए थी तो दूर हटेगी। तो अब ये आई माना जाएगा, है ना। तो लेकिन लिखा क्या है वहाँ पे, आर लिखा हुआ है उसी में सीधा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ लिखा जाएगा 2n1, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन आर बट्टे साइन आई। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से देखें तो क्या हो जाएगा, साइन आई गुणा कर रहा हूँ 1 and 2 इंटू 2n1। गुणा कैसे होता है, इसका इस साइड से होता है, बराबर वालों का आप बराबर साइन आई बट्टे साइन आर इंटू साइन आर बट्टे साइन आई। दोनों का गुणा कर दिया, इसका इससे गुणा कर दिया, इसका इससे, इधर साइड का इधर से होता है, उधर का उधर से होता है। तो यहाँ देखो साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर ऊपर से नीचे कट जाता है। तो 1 and 2 इंटू 2n1 बराबर 1 बचा। अब 1 को 1 and 2 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, इस वाले को 2n1 को, तो 1 बट्टे 2n1 हो गया। इसका मतलब एक चीज़ है, अगर हम 1 और 2 को बदलें आपस में, 2 को यहाँ लाएं और 1 को वहाँ ले जाएं तो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 1 के नीचे भाग देना पड़ता है, ठीक है। अगर माध्यम 3 हो तो एक बार इस चीज़ को ये दोबारा बताओ,
कैसे? अभी आप बता रहे थे 1 और 2 को इधर ले जाए आप। अगर मैं ये दे रखा है, मान लो पहला यदि माध्यम पहला यदि 1 बराबर एयर था, जी है ना, और 2 बराबर वाटर ले लो या कोई दूसरा अन्य ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ANW, दूसरे की जगह वाटर लिखा है मैंने, तो 1/WNA, यानी A और W का स्थान बदला है, तो हमने क्या करना पड़ा है, वो उल्टा करना पड़ा, 1 के नीचे ले जाना पड़ा, बस ये। ठीक है, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ANW का मान 1.5 दे रखा है, तो W सपोज कर रहा हूँ मैं, जी तो WNA का मान क्या होगा, 1/1.5, ठीक उल्टा करके। ठीक है, जी। ये है हमारा, और कुछ नहीं। और इसी प्रकार यदि 3 माध्यम हो, तो यदि 3 माध्यम हो तो 3 माध्यम हो, है ना, जी। तब अब 3 माध्यम कैसे बनेंगे, देखो बना रहा हूँ मैं। पहले मैंने एयर ले लिया, दूसरे में वाटर ले लिया, तीसरे में गिलास ले, गिलास का मतलब कांच होता है ना, फिर यहाँ पे फिर दोबारा एयर आ जाएगी कि नहीं, तो पहले यहाँ से ऐसे जाएगा, है ना, अवलंब पे झुक गया, फिर झुक गया, फिर झुकेगा थोड़ा सा, है ना जी, और फिर यहाँ पे फिर ऐसे चला जाएगा, हवा है तो अवलंब से दूर हटेगा, है ना, जी। ऐसे करेंगे, ये अविलंब है तीनों, है ना, सही है कि नहीं? जी। ये तो सीधे अविलंब है तीनों, ये आई रहेगा, है ना, और ये भी आई के बराबर ही रहेगा कि नहीं? क्यों नहीं रहेगा? रहेगा, ईयर का बराबर रहेगा, ये आर है ना। जी। अब इस तरीके से करो, पहले लेके एक एक करके करना पड़ेगा। ANW लेके चलो, ANW, ए से एन, तो क्या हो जाएगा, साइन आई बट्टे साइन, ठीक है। अब करो WNG, क्या हो जाएगा, साइन आर बट्टे आर है, तो ये भी आर रहेगा, ये नीचे आई, है ना, यहाँ पे आर डैश मान लें, आर डैश मान लो यहाँ, तो ये भी आर डैश रहेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आर है तो एक अंतर कोण से ये आर हो जाएगा, है ना। अब आर से ये वाला मान लिया हमने, क्या है, आर डैश है, तो ये वाला आर डैश हो जाएगा एक अंतर से, ठीक है, ध्यान रखो। और ये लास्ट में तो आई इससे सब कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आर बट्टे साइन आर डैश, ठीक है। और फिर GN ए आ गया, यहाँ पे हो जाएगा साइन आर डैश बट्टे साइन आई, ठीक है। तीनों गुणा कर लेंगे, हाँ, तो तीनों का गुणा करो आपस में, 1 2 3 से, ANW इंटू WNG, GNA। ध्यान रखना है, मैंने यहाँ आई लिया है, ये आर लिया है। अब ये दोनों समांतर रेखा ही तो है ही है, अभिलंब है, समांतर है, तो आर के साथ ये एक अंतर कोण से आर हो गया। यहाँ मैंने दूसरा अपवर्तन कोण आर डैश ले लिया, तो ये इसके सापेक्ष आर डैश ये हो जाएगा, और ये तो इसके समांतर है, तो ये एक अंतर से आई का आई रहेगा, ठीक है। अभी तो वो मैं तुम्हारा अलग शुरू करूँगा, है ना। अब यहाँ लिखो साइन आई बट्टे साइन आर इंटू साइन आर बट्टे साइन आर डैश, है ना, आर डैश इंटू साइन आर डैश बट्टे साइन आई। देखो एक आ गया, इसका मतलब हो गया ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर 1। अब मैं क्या करता हूँ, WNG है, इसे यहीं रखता हूँ जी, दोनों में A है, इसलिए दोनों को उधर ले जाता हूँ, ANW और GNA, सही है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ A सामने है जी, और इसमें पीछे है, तो मैं इसे आगे करके देखूँ, A को आगे करूँगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा कि नहीं, पहुँच जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है, यहीं पे हमने पढ़ा था पिछली थोड़ी देर पहले। तो WNG बराबर हो जाएगा, ANG ऊपर पहुँच जाएगा बट्टे ANW। इसका मतलब है कि जल के सापेक्ष कांच में जो अपवर्तनांक है, वहाँ पहले कांच का वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ऊपर रखा जाएगा, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक नीचे, यानी ये वाला जो अपवर्तनांक रहता है वो नीचे रहता है, और ये वाला ऊपर रहता है, ठीक है। और वायु के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष, है ना। तो इस तरीके से 3 अपवर्तनांक दे रखे हो, तो उसके बीच में ये संबंध रहता है।
ठीक है। ये यहाँ पर ये जो आई है हाँ तो इसको एकांतर कोण से बराबर किया है। हाँ, एकांतर से एकांतर कोण है, जी क्योंकि ये भी है और ये भी बराबर है, और ये उतना ही करेगी ना, लास्ट में निकलेगी उत्क्रमणीय क्रिया होती है, तो वहाँ से अब डायरेक्ट बाहर निकल लेगी, तो उसी तरीके से समांतर हो जाएगी इसकी, है ना। थोड़ा लेकिन विस्थापित रहेगी, इतना इतना इतने से इतना दूर हट गई है, लेकिन रहेगी इसके समांतर समांतर। रहेगी, इसलिए आई रहेगी, ठीक है।